हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट 12 से तक, डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक, इसको हमने पढ़ा। नीति निर्देशक तत्व। और बात एक और है कि हमारे भारत के मूल फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान नहीं था, हम जानते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया और उसी पार्ट 4A करके ऐड करके एक और एक अनुच्छेद 51A करके जो है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज गिनाई गई। ठीक, ये बात भारत के मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। और हम ये जानते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान उनके संविधानों में नहीं किया गया है। और जहां तक समाजवादी देशों की बात है तो करीब सारे समाजवादी देशों ने फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी उतना ही महत्व दिया है। और शायद जापान का संविधान इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्रीज होगी जहां की फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखने की है। और हमारे संविधान की ये फंडामेंटल ड्यूटीज भूतपूर्व यूएसएसआर से प्रेरणा लेके ये शामिल किया गया। इमरजेंसी के समय मिसेस गांधी ने एक कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष जो है सरदार स्वर्ण सिंह थे और 12 मेंबर कमेटी थी। इस कमेटी को एक टास्क दिया गया कि वो भारत के संविधान में इस बात की पड़ताल करें कि क्या भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की आवश्यकता है। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करना चाहिए। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सुझाई थी, लेकिन जो है बाद में कुल रिकमेंडेशन को स्वीकार करने के बाद सरकार ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ये बातें हैं। तो यहां जानने की बात यह थी कि मूल संविधान में नहीं था, 76 में 10 इंट्रोड्यूस किए गए और बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और 11वां इंट्रोड्यूस किया गया, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। और जो है दिस ड्यूटी was added by 86th constitutional amendment in 2002। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि पहले 10 इंट्रोड्यूस किया गया था 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 11वां ऐड किया गया बाय 86th अमेंडमेंट 2002। ये संक्षेप में। एक बात और जानने की है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है जब सुझाव दिया था तो उन्होंने ये भी बात कहा था कि संसद को पेनाल्टी और पनिशमेंट का भी अधिकार होना चाहिए। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को मानने से इनकार करता है तो संसद उसके लिए जो है क्या करेगी, पेनाल्टी और पनिशमेंट, दंड और सजा का प्रावधान कर सकती है। और यह भी कहा गया था कि ऐसी दंड और सजा का आरोपित करने वाले किसी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो फंडामेंटल राइट या संविधान के किसी प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। और तीसरी सिफारिश उनकी यह भी थी कि इट्स ड्यूटी टू पे टैक्सेस shall also be a fundamental duties of citizen। उन्होंने कहा था ड्यूटी टू पे टैक्सेस, यानी करों को कर अदायगी की भी जो है ये जिम्मेदारी, ये मूल कर्तव्य नागरिकों का होना चाहिए। shall also be a fundamental duties of citizen। लेकिन ये सिफारिशें स्वर्ण सिंह की नहीं मानी गई। और हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या ये कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ citizen of India to abide by the constitution and respect its ideas and institutions। हिंदी में पहले ही बता चुका हूं इन सारी चीजों को, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये हम सारे लोगों की ड्यूटी है। टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट
द सॉनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है टू डिफेंड द कंट्रीज एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब राष्ट्र की सेवा के लिए आह्वान किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र की सेवा करें। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज टू कॉल्ड अपॉन टू। पांचवा क्या है, टू प्रोवाइड द हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, और ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिमूव प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे रहें और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के प्रतिकूल हों। छठा कहता है टू वैल्यू एंड प्रेजेंस ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री ऑफ कंपोजिट कल्चर। छठवां है क्या है, हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हिंदी में द वैल्यू एंड द प्रेजेंस ऑफ रिच हेरिटेज एंड कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। सातवां है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये चीजें ये एग्जाम में बार बार आता है, ये सातवां कई बार आ चुका है एग्जाम में देख करके कि ये ऑप्शन में दे देगा आपको इसमें से 3-4 चीजें किसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे ये चीजें तो आप जानते होंगे, आसानी से पकड़ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैग, एंथम का, संविधान, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आइडियल्स हैं उनको हमको मानना चाहिए, सॉलिटी, इंटीग्रिटी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो थोड़ी सी अलग हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ है, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स है। इसी तरीके से टू डेवलप, हाँ ये टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है और टैम्पटिक टेंचर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका वही मतलब है वैज्ञानिक मानवतावाद और ज्ञानार्जन को तथा सुधार की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है टू डेवलप। नौवां इसी तरीके से टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजो वायलेंस है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रखना अपने आप को, ये भी हमारी एक ड्यूटीज है। 10वां है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस द हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट। ये 10वां, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें, है उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें और सतत ये प्रयास करें जिससे निरंतर बढ़ती हुई प्रगति और उपलब्धियों को जो है हम उपलब्धियों की क्या करें, नई ऊंचाई, हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट, यानी उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। इस तरीके से हम प्रयास करें, व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर इस तरीके से प्रयास करें कि हम सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र को जो है हम क्या करें, जिससे राष्ट्र जो है उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये 10 बातें। और 11वां जो आ गया इसमें कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, अपने बच्चों को, अपने वार्ड को जो 6 से 14 साल के हैं उनको जो क्या करें, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, उनको जो है शिक्षा की सुविधा मुहैया करावे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। ये 11 बातें जोड़ी गई, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें से काफी संभावना है कि प्रीलिम में इस तरह की स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें से 1, 2, 3, 4 कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो गलत हो सकता है, फिर मुश्किल होगी। ये रही हमारी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा ही देख लेते हैं इसी क्रिटिसिज्म। आलोचक तो हर जगह होते हैं ना, निंदन निगरी राखी आंगन कुटी छवाए। तो इसके फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट के? फीचर्स इसके ये हैं कि इसमें से कुछ आपके नैतिक हैं और कुछ जो है क्या है, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं आपके, मोरल ड्यूटीज हैं, और कुछ सिविक ड्यूटीज हैं। जैसे जब हम ये कहते हैं कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है,
और राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये हमारे नागरिक कर्तव्य है, ये हमारी सिविक ड्यूटी है। और जब हम ये कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए रखे हैं, तो ये बातें जो है एक तरीके से क्या है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखेंगे कि ये इसमें कुछ मोरल ड्यूटीज हैं और कुछ जो है सिविक ड्यूटीज है, नागरिक है, और कुछ जो है नागरिक कर्तव्य है, कुछ नैतिक कर्तव्य है। और दूसरी बात यह है कि ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म पद्धति से संबंधित हैं। इसमें जो बातें बताई गई आप उसको ध्यान से देखेंगे, ये भारतीय परंपरा या ये कहिए कि मूलतः भारतीय जीवन के जो आंतरिक कर्तव्य हैं, उन्हीं आंतरिक कर्तव्यों का जो है, जो हमारे भीतर की चेतना है भारतीय संस्कृति की, एक तरीके से उन्हीं का वर्गीकरण है ये, और कुछ नहीं है। ठीक। और इसमें से आप देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या शुरू में लिख दिया गया बता, ये नागरिकों के लिए है, ये फॉर सिटीजन्स। जबकि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है कुछ नागरिकों के लिए है और कुछ नागरिकों, सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए है, जो हमने पढ़ा था। जैसे पता है 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स है, ये अवेलेबल है, ये फंडामेंटल राइट फॉर ओनली सिटीजन। और लेकिन ये कहिए कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सभी को हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। ये इसके मेन फीचर्स हैं। आप जानी गए इसको कि भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति की जो हमारी आंतरिक चेतना है उससे ये संबंधित है। भारतीय जीवन की जो आंतरिक कर्तव्य है उन्हीं का ये वर्गीकरण है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। क्रिटिसिज्म कोई चीज हो उसकी क्रिटिसिज्म ना हो। जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो मैंने बताया था कि मिसेस गांधी ने इसका श्रेय लिया था। कहा होगा कि जो संविधान सभा नहीं कर पाई उसको हमने कर दिखाया और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब अपोजिशन इसको घेरने पर लगा था कि जो ये बस ऐसे ही है, आपातकाल के समय लगा दिया गया। इसकी खिंचाई भी की गई, मुरारजी जी की सरकार आई, बाद में जनता पार्टी। ये बात अलग है कि वो चाहते तो अगर ये अनावश्यक चीज थी तो उसको हटा सकते थे, लेकिन इसको किसी ने हटाया नहीं, किसी ने रिपील नहीं किया। और तो और 86, आपको मालूम होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जब 6 से 14 वर्षों के अपने बच्चों को, अपने वार्ड को एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था जो जोड़ा गया, तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाना ये करीब करीब सबको मान्य था। और क्रिटिसिज्म करने वाले तो हर जगह जैसे क्रिटिसिज्म इसकी ये की जाती है कि ये इस पे इसके कोई क्या कहते हैं, ये न्यायोचित नहीं है। मतलब ये अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई उल्लंघन करता है तो आप उसके तो न्यायालय जाकर के फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता, इसके पीछे कोई कानून नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये सूचियां हैं, लोग कहते हैं सूची पूर्ण है, भाई पूर्ण नहीं तो पूर्ण कर लो, लेकिन कहा जाता है कि सूची पूर्ण नहीं है। इसमें परिवार नियोजन और कर अदायगी को मैंने बताया कि जो सोन सिंह ने खुद सिफारिश की थी, इसको नहीं माना गया। और क्या कहते हैं कि परिवार नियोजन है, जैसे वोटिंग, हाँ कास्टिंग वोट का, मतदान का अधिकार जरूरी नागरिकों को कर्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए था, परिवार नियोजन जोड़ा जाना चाहिए था, हर नागरिकों को कर देना चाहिए, जोड़ना जाना चाहिए था, आदि कई बातें गिनाई जाती है कि सूची कंप्लीट है, इसको जो है और इसमें होना था। और एक और एक कहा जाता है कि अस्पष्ट और जो क्या कहते हैं बहुअर्थी है, एम्बिगुअस है, और इसमें जो ऐसे शब्द हैं उसका इंटरप्रिटेशन कई तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए जब कहते हैं कंपोजिट कल्चर, समग्र संस्कृति, ये क्या है, उच्चादर्श, या आपका उच्चादर्श इनका उच्चादर्श एक जैसा हो। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं उसको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये कहा जाता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं, ये सामान्य भाषा में, जन सामान्य के भाषा में समझे जाने लायक होने चाहिए थे। सच बात तो यह है कि भारत का संविधान ही जन सामान्य की भाषा और कानून, मैंने उसको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये, लेकिन ये आलोचक है, इनका काम आलोचना करना है, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को रख रहे थे तो भाग 3 में रखते, जहां फंडामेंटल राइट्स थे, राइट ड्यूटी दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी इनके कहने का मतलब कि 3 ए जोड़ते और 12 से 35 में 35 ए जोड़ते, 51 की जगह। ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि इसको डीपीएसपी के साथ ऐड करने की बजाय इसको फंडामेंटल राइट के साथ ऐड करना था। और मेन दिक्कत ये भी है कि ये जो न्यायोचित नहीं है, इसकी एक विशेषता भी है और क्रिटिसिज्म भी है कि ये न्यायोचित नहीं है।
अगर इसका उल्लंघन करने पर, यद्यपि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी कि पेनाल्टी पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए जो लोग कर्तव्य को डिनाई करते हैं, और अगर सरकार चाहे तो सरकार कर सकती है, आप जानते ही हैं। तो ये बातें हैं इसमें छोटी सी, ठीक है। हमने देख लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज के इसकी मेन बेसिक फीचर्स क्या है, इसके क्रिटिसिज्म में लोग क्या क्या कहते हैं, और अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस क्या है। हम जानते हैं कि हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश और समाज के प्रति, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। समझ आ गई बात? और साथ ही साथ जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो लोग करते हैं, जैसे राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ऐसे लोगों के लिए भी इसमें आपने देखा कि बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है कि ऐसा करने पे उनको दंड दिया जा सकता है। और ये नागरिकों के कर्तव्य में नहीं आता कि वो ये सारी गतिविधियां करें, और ऐसी गतिविधियां करने पे ये के लिए चेतावनी के रूप में हमारे फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में हैं, और ये नागरिकों के एक तरीके से प्रेरणा स्रोत हैं। ये उनमें अनुशासन एवं उनमें प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं, देश के प्रति कर्तव्य बोध की भावना बढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ ये हमारे अदालतों को जब वो किसी विधि की संवैधानिकता की परीक्षा कर रहे होते हैं तो उसमें भी सहायता करते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंस है, इसको हम देख लें, पढ़ लें। और लास्ट में ये हम देख लें कि वर्मा समिति ने कुछ की टिप्पणियां, वर्मा कमेटी की क्या के ऑब्जर्वेशंस वर्मा कमेटी की, या हिंदी में लिखें कि वर्मा समिति की टिप्पणियां या वर्मा कमेटी का ऑब्जर्वेशन, वर्मा समिति की टिप्पणियां या ऑब्जर्वेशंस ऑफ वर्मा कमेटी, ठीक, कि ऑब्जर्वेशंस 1999 में वर्मा कमेटी का गठन किया गया, और क्या करने के लिए, और वर्मा कमेटी ने क्या किया, वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। उन्होंने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस की पहचान की थी। उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया क्या था, उस सबसे पहले यह था कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये कब बना था आपको पता है? हाँ, 1971 में, जो इस बात की व्यवस्था करता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति जो लोग अनादर प्रकट करते हैं उनके लिए इसमें कानून है, उनके लिए दंड और उनके लिए पनिशमेंट और पेनाल्टी की व्यवस्था है। और दूसरा इसी तरीके से कानून की उन्होंने पहचान की, उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लॉ में, हमारे क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानूनों में उन्होंने कहा कि ऐसे कई कानून हैं जो कि इस बात की व्यवस्था करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भाषा, जन्म स्थान, जाति और धर्म के आधार पे विभेद फैलाता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। इसी तरीके से तीसरा है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये 1955 में बना था, जो धर्म और जाति के आधारों पे अगर कोई इस तरीके से विभेद फैलाता है तो उसमें ये दंड की व्यवस्था करता है।
चौथा, इसी तरीके से आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में इस तरीके की कई धाराओं की पहचान की गई है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध कथन करते हैं, उसको अपराध मानते हुए उसके लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। इसी तरीके से हमारा पांचवा है, वो है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में बना था। ये जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सांप्रदायिक संगठन है, उनको जो गैर कानूनी घोषित कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। और छठा हमारा क्या है, आप जानते हैं, द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। ये इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर कोई सांसद या कोई विधानमंडल सदस्य, एमपी या एमएलए क्या करता है, अगर कोई भ्रष्टाचार के जरिए या ये कहिए कि धर्म के नाम पे वोट मांगता है, या जाति, धर्म, भाषा के विभेद फैलाता है और वो चुनाव जीत करके आता है, तो ऐसे लोगों की जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और उनके चुनाव की अर्हता को उनको अनर्ह घोषित किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई। यानी उनके लिए यह है कि वो चुनाव में भ्रष्टाचार न करें, धर्म के आधार पर वोट न मांगे, और जो है वो क्या है, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों में कोई नफरत, विद्वेष या विभेद न पैदा करें, अन्यथा उनकी जो है उम्मीदवारी जो है या उनका ये जो है सदस्यता जो है रद्द की हो सकती है। ये छठा प्रावधान करता है। और सातवां हम जानते हैं क्या है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 का है। ये इस बात की व्यवस्था करता है कि जो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, दुर्लभ व लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाता है ये कानून। इसी तरीके से 8वें कानून की पहचान, लीगल प्रोविजंस की पहचान जो है, जो वर्मा कमेटी ने की थी, वो ये था कि द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में बना था। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में बना था। ये इस बात की व्यवस्था करता है कि जो है वनों की अनियमित कटाई पर रोक लगाता है। ये जो है हमारी वनों की अनियमित कटाई पर रोक लगाता है और वन भूमि को गैर वनीय प्रयोगों के लिए, फॉरेस्ट लैंड को जो है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए के यूज करने पे रोक लगाता है। ये 8वां कानून। इन 8 कानूनों की पहचान वर्मा कमेटी ने की थी और कहा था आइडेंटिफाइड द ये एग्जिस्टेंस ऑफ ये सर्टेन ये लीगल प्रोविजंस हैं और जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इन कानूनों की पहचान की थी कि ये कानून हैं। आपने इसको देखा तो मोटी मोटी यही बातें हैं। तो लास्ट में आपसे हम बता दें कि एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में छोटा सा समराइज कर दूं। एक चीज इसमें बहुत ध्यान देने की यह है कि इसमें आप क्या ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि अगर ये सवाल इस तरह से बना के दे दे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, या इस तरह से अगर दे दे कि फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद लागू की गई। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, मूल कर्तव्यों के न मानने वालों के लिए दंड, क्या कहते हैं, पेनाल्टी, यानी पेनाल्टी और पनिशमेंट, दंड और सजा का प्रावधान किया था। तीसरा ये दे दे कि ये कुल 10 थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11 कर दिए गए। अब आप सब फैक्ट को दिमाग में रखिएगा, ये याद रखिएगा, रखना जरूरी है कि अगर ये दे दिया झटके में कि भारत के मूल संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी
और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11 कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा भैया, हाथ जोड़ना है, ये मूल संविधान में झटके में कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये फैक्ट है। जब मूल संविधान की बात आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में आई। ये भी याद रखना जरूरी है कि स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ। इट वॉज 12 मेंबर कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह उसको प्रेजाइड कर रहे थे और ये कई बार हमारे जो है पार्लियामेंटेरियन रहे और बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे, बड़े योग्य थे। ये याद रखने की चीजें हैं। इनकी रिकमेंडेशन, चूंकि ये आपको 5-5 क्वेश्चन देगा, 1 2 3 4 सही है, 3 4 5 सही है, तो ये याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जज जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ये भी याद रखिएगा कि रिकमेंडेशन में 8 चीजें थी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्वर्ण सिंह ने रिकमेंडेशन करते समय जो है ये भी जिम्मेदारी डाली थी कि नागरिकों को टैक्स पे करना चाहिए। ये नहीं माना सरकार ने। ये भी रिकमेंडेशन थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को न मानने वालों को पेनाल्टी या पनिशमेंट होना चाहिए। ये भी सरकार ने नहीं माना। अगर कहीं कोई किसी एजर्सन में देगा तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसको देखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत होगी तो फिर से हम देखेंगे।